हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर सेल के बारे में। साइंस का एक चैप्टर है सेल, नए बुक के अकॉर्डिंग है। पहले उससे पहले मैं आप लोगों को स्लाइड में क्या है सारी चीज़ें मैं दिखा दूं। आप इस स्लाइड को देखो, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने सारे एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को कवर किया है। एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो वर्ड्स है, एग्जाम्पल्स है, आपके जो साइड में जो क्वेश्चंस रहते हैं और भी जितने भी इंपॉर्टेंट की इंफॉर्मेशंस है, वो सारी चीज़ें मैंने इस स्लाइड में ऐड किया है। इस स्लाइड को पढ़ते हुए आपको एनसीईआरटी अपना लेकर बैठना है। अगर आप एनसीईआरटी लेकर बैठते हो तो भी सही है, अगर एनसीईआरटी नहीं भी लेकर बैठते हो तो पेन और पेपर लेकर बैठना, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊं वो आप नोट कर सको। दूसरी बात, इस स्लाइड में से जब हम पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी को सिर्फ एक बार रीडिंग डालना होगा और उससे बाहर आपको कुछ भी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस 93 पेजेस में जो स्लाइड रखा है आप लोगों के लिए, पूरा देख लो एक बार। इसमें हर एक पॉइंट को कवर किया है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से सेल के बारे में। और पिक्टोरियल व्यू जो है आपको क्लियरली मैं दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो किस तरीके से हर एक चीज़ का पिक्चर्स और किस तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा चीज़ें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जो लाइफ है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो लाइफ है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? जो लाइफ, जिस लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं, जो लाइफ हमारे पास है, उसके स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होगी? क्या आपने ये देखा है, क्या आपने ये सोचा है कि ये जो लाइफ है, पहली बार जो सेल का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हुआ होगा? पहली बार जो सेल का डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू हुआ होगा? पहली बार जो आपके पास सेल है, ये किसने डिस्कवर किया होगा? अब ये मत बताना कि सेल का इन्वेंशन हुआ, इट इज अ डिस्कवरी। सेल की हमने डिस्कवरी किया, जिस तरीके से ग्रेविटी का डिस्कवरी हुआ, न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया है, उन्होंने ग्रेविटी बनाया नहीं है। उस तरीके से सेल पहले से एग्जिस्ट किया था, उसको हमने पढ़ा, हमने फर्दर डिस्क्राइब किया कि अच्छा ये जो कंपोनेंट है, कुछ चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए, लाइफ से रिलेटेड है और हम अपने बारे में उस चीज को समझें। तो पहली बार जो सेल है वो कब या कैसे डिस्कवर हुआ होगा? कौन से फैक्टर से जो हमें या आपको ध्यान रखना होगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उस एग्जाम्पल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम ये बात करेंगे कि कैसे जो चीजें हैं, सपोज आपके सामने एक मकान बन रहा है। बचपन में हम ऐसे ही घर बनाते थे, ऐसे मतलब नॉर्मल सा, यहाँ पे एक खिड़की ला देंगे और यहाँ पे गोल सा, ताकि हमारा मकान तैयार हो गया। तो एक बात बताइए, अगर ये जो घर पहले बनता था, ये कैसे बनता था? पहले हम लोगों ने देखा होगा कि घर जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता था, मिट्टी, या फिर कहा जाए तो खरपतवार, या फिर कहा जाए तो और भी चीजें, जैसे अगर हम बैम्बू वगैरह की बात करें। लेकिन आज के टाइम में घर के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इवोल्यूशन आया है। आज सैंड, ब्रिक्स, ब्रिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग रॉड यूज करते हैं, और इन सबको कंबाइन करके जोड़ के रखने के लिए हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। तो ये जो सीमेंट है, ब्रिक्स है, रॉड है, सैंड है, ये सारी चीजें मिलकर एक मकान बनाता है, या मकान डायरेक्टली मकान जैसा दिखाई देता है? ये बताइए। तो मकान डायरेक्टली मकान जैसा तो दिखता नहीं है। उसको मकान बनाने के लिए हम लोग इस सैंड ब्रिक्स का यूज करते हैं। अच्छा, क्या ये सैंड ब्रिक्स या फिर कहा जाए तो सीमेंट रॉड है, उसकी एक कंपोजिशन यूज करते हैं? क्या एक तरीके से यूज करते हैं कि उसकी भी यूज करने का एक स्ट्रक्चर है, या फिर कहा जाए तो उसका एक प्रॉपर डिजाइन हमारे पास ब्लूप्रिंट रहता है कि सैंड, रॉड और हाँ, गिट्टी, गिट्टी भी यूज करते हैं हम लोग, स्टोन जो इसको हम लोग कह सकते हैं। तो सैंड, रॉड, गिट्टी, इन सारी चीजों से हम लोग अलग अलग चीजें बनाते हैं। सपोज कि हम लोग पहले बनाएंगे पिलर। पिलर की पिलर को हम लोग जब बनाएंगे, तो पिलर्स को बनाने के साथ हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? पिलर्स बनाएंगे तो फिर हम फाउंडेशन तैयार करेंगे, उसका नीचे का बेस पूरा कंप्लीटली। फिर हम उसके बाद फिर ब्रिक से उसके वॉल के कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ब्रिक से जैसे हम लोग वॉल के कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके बाद हम उसके ऊपर छत के ढलाई करेंगे। ये जो छत है, फाइनली पहले पिलर बना, ब्रिक्स बना, फिर छत बना, और उसके बाद अब ध्यान समझिएगा, अब यहीं पे आ रहा है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट।
ये हो गया हमारा रॉ घर तैयार, जिसमें हमने छत ब्रिक्स से दीवार वगैरह बना के छत बना दिया। क्या एक बार जो घर बन गया, क्या वो घर हमारे रहने लायक हो गया? द आंसर इज नहीं। जो स्टोन है, सपोज जो हमने पिलर बनाया है, उसको हमारे बॉडी के बोन से कनेक्ट कीजिए। अगर हम बोन को अगर हम बोन को हटा दें हमारे बॉडी से, तो क्या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम ऐसा रहेगा जैसा हम दिख रहे हैं? द आंसर इज नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें तो बोन ही एक ऐसा चीज है जो कि हमारे बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर दे रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपके बॉडी में जो सर्कुलेशन है, किसका सर्कुलेशन, किसकी सर्कुलेशन? मैं बात कह रहा हूँ कि आप एयर को इनहेल कर रहे हो, तो जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो तो क्या आप उस हवा को अपने पूरे बॉडी में लेकर जा रहे हो या स्पेसिफिक जगह पे लेकर जा रहे हो? तो आपका कहना होगा कि सर स्पेसिफिक जगह, जो कि हमारा लंग्स है, हम वहां पे लेकर जाते हैं। किसको? तो एयर को। उस लंग्स में से फिर क्या होता है, उस लंग में से फिर वो चीजें क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वियोली में, और एल्वियोली के साथ ब्लड वेसल से पूरी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो एक एक बात बताइए छोटा सा, जब लाइफ में जब हमारे बॉडी में सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है, उसी तरीके से हमारे घर में हम लोगों ने पाइपलाइन करा रखा है। घर में पाइपलाइन करा रखा है। ये पाइपलाइन का क्या काम है? पाइपलाइन का काम है कि डेडिकेटेड प्लेस पे वाटर का सप्लाई करना। डेडिकेटेड प्लेस पे किसकी सप्लाई करना? वाटर की सप्लाई करना। इस पाइपलाइन का काम है, और हम लोग कुछ वायरिंग करा रखे हैं अंडरग्राउंड, अंडर पाइप वायरिंग करा रखे हैं। तो ये पाइप का काम है वायर को एक डेडिकेटेड चैनल से पास कराना। हमने ये जो पाइपलाइन करा रखा है, इससे हमने वायर को, वाटर को, या फिर जो भी हमारे घर में डेकोरेशन है या फिर जितनी भी चीजें हैं उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड सेल के साथ, या फिर कहा जाए तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के साथ। तो एक बात बताइए, क्या आपके बॉडी में ये सारी चीजें स्पेसिफाइड नहीं है? क्या आपका हाथ जो है, उसके पास जो ब्लड आ रहा है, जो बोन है आपके हाथ के अंदर, क्या वो चीजें स्पेसिफाई नहीं है? क्या बोन में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिल रहा है कि आपका बोन जो है हाथ का, वो उसकी साइज, उसका शेप डिफरेंट है, आपका जो पैर का बोन है उसका शेप और साइज डिफरेंट है? ये सारी चीजें बनी कैसे हैं? कैसे बना है? कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, फॉर्म कैसे हुआ है? कैसे फॉर्म हुआ है? तो आंसर इज सिंपली सेल से। अगेन हम लोग फिर बात करेंगे, ये सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, सेल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये फर्स्ट टाइम में लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जिस तरीके से हमने मकान बनाया, मकान के बाद फिर हम उसको कवर करेंगे, प्लास्टर करेंगे। तो प्लास्टर किस तरीके से, हमारे बॉडी के ऊपर जो स्किन है ना हमारा, वो स्किन प्लास्टर के तौर पे काम करेगा, जिससे मकान सुंदर दिखाई देगा, घर एकदम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा, ईंटें नहीं दिखाई देंगे, आपके आपके पिलर्स नहीं दिखाई देंगे। उसी तरीके से आपका स्किन है, ये स्किन का काम क्या है फिर? ये जो स्किन आपका है, ये आपको बेसिकली कवर कर रहा है ना, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, मकान में जो प्लास्टर किया जाता है, जो हम मकान को प्लास्टर करते हैं, उस प्लास्टर का भी काम है, जो हमारा ब्रिक्स है, जो पिलर है, इसको इन्वायरमेंट से सेव करना, इन्वायरमेंट से सेव करना। तो जब इन्वायरमेंट से जो चीजें सेव किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन कर रहा है इन्वायरमेंट से चीजों को सेव? प्लास्टर कर रहा है। उसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी को कौन सेव कर रहा है? हमारे पूरे बॉडी को कौन सेव कर रहा है? तो हमारे पूरे बॉडी को सेव करने वाले हमारा स्किन है। क्या अगर स्किन नहीं होगा तो हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? द आंसर इज उसके अलावा कुछ और हो सकता था। अगर अभी हम इमेजिन कर रहे हैं तो स्किन के अलावा फिर कुछ और, कि स्किन के अलावा अगर कुछ और नहीं हो गया तो फिर हम कैसे दिखाई देते हैं? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बताना कि कैसे दिखाई देते हैं, या फिर इमेजिन आप कर सकते हो कि आपके बॉडी से अगर हमने स्किन हटा लिया तो आप कैसे दिखाई दोगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो सेल है, अब उस सेल, ये जो पूरा बॉडी बना है, ये पूरी बॉडी की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से है और कहाँ से चीजें शुरुआत हुई हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लाइफ की ओरिजिनेशन है वो हमने देखा अंडर वाटर में। लाइफ जो है अंडर वाटर ओरिजिनेट हुआ। अंडर वाटर डज नॉट मीन कि ओशन के अंदर, ओशन के अंदर नहीं। ओशन के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि ओशन एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, जिसके वजह से ओशन में जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है वो हम नहीं स्टेब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होती हैं, चीजें स्टेबल नहीं रहती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन
जो पॉन्ड वाटर होते हैं, जो स्टेबल वाटर होता है, जो चीजें, जो वाटर एक जगह रहता है जिसमें टेम्परेचर का राइज होना एक सर्टेन टाइम तक फिक्स रहता है, वैसे वाटर में हमें लाइफ को ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। तो लाइफ जो इनिशियल फेज में हमें पता लगता है कि लाइफ कहाँ से शुरुआत हुआ है, वो अंडर वाटर लाइफ स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अंडर वाटर में कहाँ पे? तो अंडर वाटर में हमने मान लो कि जो पुगा वैली है, पुगा वैली लद्दाख में है, यहाँ पे एक पॉन्ड है और इसके अंदर पानी स्टेबल है, पानी कहीं जा नहीं रहा। इसके अंदर जो आप देखते हो ना कि अगर घर के बगल में कहीं गड्ढा है और गड्ढे में पानी है और वो छाए के अंदर है, पानी वहां से इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है और ना ही नीचे जा पा रहा है, तो वहां पे ग्रीनरीज या फिर कहा जाए तो हरी हरी एल्गी वगैरह जमने लगती है, माइक्रो बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स और मच्छर पैदा होने लगते हैं। ये सेम चीज पहली बार लाइफ को हमने यहीं से इमेजिन किया था। ये स्मॉल पूल वाले पॉन्ड में ओरिजिनेट हुए थे, ये याद रखना। अच्छा, सेकंड थिंग, इसको टेम्परेचर या इसका एनवायरनमेंट कैसा इसको मिला? इसका एनवायरनमेंट हॉट स्प्रिंग्स की बात की जाए तो हॉट इन्वायरमेंट में ये क्या हुए, ओरिजिनेट हुए। कौन ओरिजिनेट हुआ? जो माइक्रोवेव या फिर कहा जाए सेल का इनिशियल फेज में स्टार्टिंग हुआ, वो आपका पॉन्ड से स्टार्ट हुआ और वो हॉट स्प्रिंग इन्वायरमेंट में स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये हॉट स्प्रिंग क्या है? ये हमारे लाइफ में हॉट स्प्रिंग मतलब कि गर्मियों के टाइम का मौसम है जिसमें जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, और एक एवरेज टेम्परेचर है जहाँ पे चीजें रेगुलेट हो रही हैं। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया है, ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? ये ओरिजिनेट हुआ इस पुगा वैली में। पुगा वैली के अंदर ये जो बैक्टीरिया है, इसको कौन सा टेम्परेचर पसंद है? गर्म, हीट, हीट लविंग टेम्परेचर। तो हमने इसके लिए एक टर्म यूज किया, थर्मोफाइल। अच्छा, जब भी ये वर्ड फाइल यूज होता है किसी भी वर्ड के साथ, उसको समझ जाओ कि फाइल मतलब कि वो उससे प्रेम की बात की जा रही है, मीन्स लगाव, लव, लविंग वर्ड है। तो फाइल वर्ड एक प्रकार से लविंग वर्ड है, तो थर्मोफाइल मतलब हीट लविंग। तो ये जो बैक्टीरिया, ये कैसे बैक्टीरिया होंगे? ये हीट लविंग बैक्टीरिया होंगे, यानी कि यहाँ पे इनको हीट पसंद है। अच्छा, इन बैक्टीरिया के साथ ना ऐसा था कि टेम्परेचर चेंज होगा तो जो बिरबल साहनी साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस है लखनऊ में, उसने स्टडी किया कि ये जो बैक्टीरिया थे, इनके ऊपर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग पाई जाती थी, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग मिलता था। ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो कोटिंग थी, इससे क्या होता था कि ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते थे जो कि इनके इन्वायरमेंट से इनको बचाता था। जैसे कि सपोज अगर मैं बताऊं तो आप ठंडी में अपने आप को क्या करते हो? आप ठंडी में अपने आप को बेसिकली चारों तरफ से ढक लेते हो, आप रूम बंद कर लेते हो, आप चादर ओढ़ लेते हो, ताकि आप इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से खुद के अंदर के जो टेम्परेचर है उसको क्या करो, लॉस नहीं होने दो। यही करते हो कि आपका जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के अंदर ही रहे, वो बाहर जाएगा तो फिर आपको ठंडी लगेगी। यही होता है। तो उसी तरीके से ही कुछ जो बैक्टीरियाज थे उस समय, वो अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग करते थे ताकि वो सराउंडिंग के इन्वायरमेंटल चेंज से क्या करे, खुद को प्रोटेक्ट करे। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग थी, ये फर्दर हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म में एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह बैरियर बन के आता है। यानी कि जब हम सेल को डिफाइन करेंगे, उस सेल में डिफाइन करेंगे तो हमें सेल में देखेंगे एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन है? यही कैल्शियम कार्बोनेट की जो कोटिंग थी वो फर्दर इवोल्व होगी और फर्दर ये डेवलप करके एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन गई। जैसे हम लोग जब सेल को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो उसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जहां पे चीजें क्या हो रही हैं, सेलेक्टिवली एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज सेल के साथ। जब हम लोग रेस्पिरेशन क्लास 10 में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर, तो वहां पे आप लोगों को पढ़ना होगा कि किस तरीके से आपके फेफड़े के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, और वो गैसेस एक्सचेंज जो है सेल के अंदर किस तरीके से होता है। वाटर का भी एक्सचेंज होता है आपके बॉडी में जो किडनी के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं पर्टिकुलराइज एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि सेल, फर्दर वो सेल क्या बनाता है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर वो सेल हमें क्या बनाकर देखता है? सपोज एक सेल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। बहुत सारे सेल मिलकर बना देंगे टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू। और ये बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। अब ये जो ऑर्गन है, सपोज ये क्या है हमारा, फेफड़ा है, मीन्स कहा जाए तो लंग्स है। लंग्स के साथ ट्राइकिया जुड़ेगा, ट्राइकिया भी एक ऑर्गन है। ट्राइकिया है, नसल पैसेज हो गया जाएगा। और ये तरीके से जो नसल कैविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें जब एक साथ मिल जाएगा तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। क्या बनेगा?
ऑर्गन सिस्टम। जब सेवरल ऑर्गन साथ में मिलकर काम करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हम लोग बात करें, नया सिस्टम बनाएगा जो हमारे बॉडी में सेपरेट फंक्शन करेगा। ये ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा? नया सिस्टम बनाएगा जो कि हमारे बॉडी में सेपरेट फंक्शन काम करेगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि इसका काम है नॉर्मली हमारे पूरे बॉडी के सेल के पास गैसेस के एक्सचेंज या गैसेस की रिक्वायरमेंट को पहुंचाना, ताकि हमारा जो सेलुलर लेवल पे ब्रेकडाउन होगा एनर्जी का वो कंटिन्यू हो। सेलुलर लेवल पे जो एनर्जी की ब्रेकडाउन होगी वो कंटिन्यू कौन कराएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा। उसी तरीके से जो सेल है, सेल पहले सेल क्या किस में बनेगा? सेल के जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो टिश्यू में बनेगा। वो जो टिश्यू है वो फर्दर ऑर्गन में बनेगा, और वो जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और उससे हमारा सेपरेट फंक्शन सिस्टम बनेगा। अब सेपरेट फंक्शन सिस्टम जैसे हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सेपरेट फंक्शन या सेपरेट एंटिटी की तरह काम करता है, सेपरेटली बॉडी में फंक्शन करता है। तो ये याद रखना। और ये सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा? ये सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाएगा। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनेगी। कैसे? कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग समझ लेते हैं, ये पूरी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो का वॉइस जो है स्लो है तो आप 1.5x पे करके देख लीजिए। मैं 2x पे रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 2x पे ज्यादा फास्ट हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके, सो बिग हम कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, जैसे कि ये जो सेल है वो कितने छोटे हैं और इतने छोटे सेल्स अपना एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। पहला क्वेश्चन, इस सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि सेलुलर ऑर्गन्स, हम जैसे सेल के अपने ऑर्गन्स होंगे तो सेल के अपने ऑर्गन्स में क्या आएगा? जैसे कि अगर मैं बात करूं एक दो एग्जांपल के तौर पे, तो सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर गोल्गी अपरटस है, सेल के अंदर राइबोसोम्स है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से फंक्शन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। तो ये सारी चीजें कैसे, एक अलग दुनिया है सेल का, वो हम लोग बात करेंगे। और ये जो हमारे बॉडी के सेल है आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? यानी कि मान लो कि मेरे फिंगर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मान लो मुझे गर्म सेंसेशन हो रहा है, मेरे फिंगर को हॉट स्टिम्युली मिल रही है, तो मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस कैसे कर लिया? मेरे ब्रेन तक ये बात कैसे पहुंच गई कि मेरी उंगली में कुछ ना कुछ तो हो रहा है? इसका मतलब कि सेल हमारे बॉडी में कम्युनिकेट करेंगे। सेकेंड थिंग, क्या ये सेल हमेशा जिंदा रहते हैं? जैसे मान लो मैं अभी तक जिंदा हूं, तो क्या मेरे बॉडी के शुरू वाले सेल जो मैं आज से 120 दिन पहले के जो सेल था वो अभी भी जिंदा है, या फिर वो सेल खत्म होकर रिन्यू हो गया सेल? तो ये देखेंगे कि क्या सेल हमेशा जिंदा रहता है या फिर वो मरते भी हैं। देन आफ्टर हम लोग इस अभी तक के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा मैं बता दूं एक बार। तो हमने पढ़ा कि जो लाइफ है वो वाटर के अंदर ओरिजिनेट होती है। वाटर के अंदर ओरिजिनेट होने के लिए उसे हॉट स्प्रिंग सीजन या फिर कहा जाए तो इन्वायरमेंट उसको हॉट चाहिए होता है। और जो हॉट इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं तो उनको हॉट हीट लविंग बैक्टीरिया कहते हैं, जिसको हम लोगों ने अलग स्पेसिफिक नेम दिया है, थर्मोफाइल। फिर हमने देखा कि ये जो हीट लिविंग बैक्टीरियाज हैं, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपॉजिट होती है, जिससे कि इनका बॉडी जो है इन्वायरमेंटल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। और फर्दर इसी चीज को हमने देखा कि ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के तौर पे सामने आता है। फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं या एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हुए हैं। सेकेंड थिंग, जितने भी सेल है वो फर्दर टिश्यू में बनता है। ये जो टिश्यू है वो फर्दर आपका ऑर्गन में बनाएगा, फिर वो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, फिर अब तक हमारा एक पर्टिकुलर सिस्टम बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे बॉडी के फंक्शन सिस्टम के तौर पे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम हो गया। और फिर ये सारे सिस्टम मिलकर हमारा क्या बनाता है? फर्दर बॉडी बनाता है। एंड सेल की खुद की लाइफ होती है, सेल की लाइफ 120 दिन का होता है, ये हम लोग आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अभी तक की चीजों में हमने ये समझा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सारी सारी चीजें किससे स्टार्ट हुई हैं? सेल से ही स्टार्ट हुई हैं। सारी चीजें सेल से ही शुरू हुई हैं। तो सेल को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? हाउ वी विल स्टडी द सेल। अच्छा, एक बात बताओ, आप कितने छोटी चीजों को देख सकते हो? आपके सामने क्या ये जो लिफ है, इस लिफ के अंदर के जो स्टोमेटा है, क्या आप उस स्टोमेटा को देख पाओगे अपनी आंखों से, नॉर्मल आंखों से? तो आंसर इज नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, हमारी आंखें इतनी अच्छी थोड़ी है।
जस्ट इमेजिन, आप जिस लेवल पे देख सकते हो चीजों को, आप जितनी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे सपोज कि मैं कहता हूं कि अगर आप 0.1 mm के डिस्टेंस वाले दो पॉइंट को, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने रखा 0.1 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं तो ये सेपरेट दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा अपने आंखों के क्लोज, तो ये थोड़ा सा पास आते हुए दिखाई देंगे, और मैं ज्यादा क्लोज कर दूंगा तो ये दोनों सट जाएंगे, एक जैसा दिखाई देगा। यानी कि जिस लेवल पे हमारी आंख इन दो डॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। आई के लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी आंखें कहां तक, किस पॉइंट तक चीजों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकती है। सेकंड थिंग, हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे हम लोग अपने आंखों से क्लियर रिजोल्यूशन पे देख सकते हैं चीजों को, तो वो 25 सेंटीमीटर। उससे बियॉन्ड अगर हम लोग जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, या फिर चीजें स्पेसिफिकली क्लियर नहीं दिखाई देंगी। बियॉन्ड इन द सेंस कि 25 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो आपको ये दो डॉट पॉइंट है 1 mm पे, आपको क्लियरली सेपरेट दिखाई नहीं देगा। तो ये याद रखना कि हमें अगर कोई भी डॉट को, यानी कि क्लैरिटी को देखना है, तो 1 mm के डिस्टेंस के बीच में वो 25 सेंटीमीटर के दूरी पे होगा, तो ही हम इसको सेपरेटली देख पाएंगे। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर कहा जाए तो रिजोल्यूशन। आप कितने लेवल पे अपने आंखों को सेपरेटली देख पाते हो। उसी तरीके से तो फिर हमने सेल को कैसे देखा, जस्ट थिंक ऑफ इट, कि हमने सेल को फिर कैसे देखा। हमने सेल को कैसे पता किया कि सेल के अंदर भी और भी चीजें हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म है, जबकि हम अपनी आंखों से सेल को देख नहीं सकते हैं। तो उस चीज के लिए आप याद करो, बचपन में जब आपके पास वो जो टॉर्च होता था, उसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता था, उस कन्वेक्स लेंस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज करते थे। उससे क्या होता था कि जो छोटी चीजें हैं या छोटी लिखावट है वो बड़ी हो जाती थी। यानी कि छोटी चीजें कैसी हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, यानी कि साइज इंक्रीज कर जाता था। ये साइज इंक्रीज क्यों होता था, क्योंकि आपने सामने लेंस लगा लिया, नेक्स्ट सी बात है। तो ये जो आपने लेंस का यूज किया, इससे अगर छोटी चीजें मैग्नीफाई हो जा रही है, यानी कि उसका साइज मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो उसी तरीके से जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में, उन्होंने अपने खुद से खुद से डिजाइन करके 200 से 300 गुना मैग्निफिकेशन वाला ना बनाया, क्या, माइक्रोस्कोप। यानी कि कितना गुना, 200 से 300। हमारे जो स्कूल के लैब में होते हैं ना ये ऐसे वाले, ये ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 टाइम्स ही मैग्नीफाई कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने कितना टाइम्स बनाया, 200 से 300 टाइम। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि वो सेल के अंदर भाई घुस कर देखेंगे कि घर के अंदर उन लोगों के क्या हो रहा है, कैसे वो लोग गैसेस के एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे वो खुद को डिवाइड कर रहे हैं, कैसे चीजें चल रही हैं। यानी कि इस लेवल तक वो चीजें देख पा रहे थे। तो रॉबर्ट हुक ने, इनका शकल भी याद रखना, नाम भी याद रखना, डेट भी याद रखना, थोड़ा सा